जय हिंद दोस्तों, ज्ञानपुर द विजन में आपका स्वागत है। ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके का 6वां क्लास है। अगर आपने पांचों क्लास को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि एक सीरीज वाइज देखेंगे तो आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके खत्म भी हो जाएगा। अब ज़्यादा क्लास बचा नहीं है, मुझे लगता है कि 3-4 क्लास में पूरा स्टैटिक जीके खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे, ये पूरा सीरीज जब खत्म हो जाएगा तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए हम लोग इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, ओवरव्यू बता देते हैं हम। देखिए, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक एवं स्थापत्य कला देखेंगे हम लोग, फिर चित्रकला देखेंगे उत्तर प्रदेश का, फिर संगीत कला में देखिए हम लोग क्या क्या देखेंगे। शास्त्रीय गायन, वादन, प्रमुख लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य देखेंगे, फिर प्रमुख लोक नृत्य देखेंगे, फिर लोकनाट्य देखेंगे हम लोग। फिर उत्तर प्रदेश का जो मेले होते हैं, किस जिले में कौन सा मेला होता है, फिर उत्सव देखेंगे। फिर जो चलचित्र होता है, जनसंचार, ये देखेंगे। उत्तर प्रदेश की भाषा और बोली देखेंगे, और इससे जुड़ी भाषा और बोली से जुड़ी प्रमुख संस्थान और संगठन देखेंगे। और जो केंद्र और राज्य स्तरीय कला और संगीत संस्थान है वो देखेंगे। तो इतने टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में हुआ था। ठीक है, देखिए ये टॉपिक है संस्कृति और स्थापत्य कला। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्न संस्कृतियों को निम्न क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए, एक है ब्रज क्षेत्र, फिर अवध क्षेत्र में बांटा गया है, बुंदेलखंड, रुहेलखंड क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, इसको पूर्वांचल क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये वाला, ये जो ये पूरी क्षेत्र, ये आपका ब्रज क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो नीले कलर का है पूरा, ये आपका अवध क्षेत्र है। ठीक है, ये ये पूरा अवध क्षेत्र है। देखिए, ये है रुहेलखंड क्षेत्र, पीले कलर का जो है, ये ये कौन सा है, तो रुहेलखंड का है। लिख भी देते हैं, रुहेलखंड ये है, ये है ब्रज क्षेत्र, ब्रज, ये वाला है अवध, अवध। ये देखिए, ये जो मैरून कलर का है, ये जितना क्षेत्र है, यहाँ ललितपुर से स्टार्ट करते हुए सोनभद्र तक, तो ये है आपका बुंदेलखंड। ठीक है, ये आपका, ये वाला क्षेत्र है भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी, भोजपुरी क्षेत्र। ठीक है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है सांस्कृतिक क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको पूर्वांचल क्षेत्र भी कहा जाता है, जो भोजपुरी क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्राचीन स्थापत्य कला। तो उत्तर प्रदेश में प्राचीन, जो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का प्राचीनतम जो नमूने हैं, मौर्यकालीन है। मौर्यकालीन स्थापत्य का प्रमाण देखिए कहाँ से मिलता है, तो सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर आदि जिलों से मिलता है। इन जगहों पर मौर्यकालीन स्थापत्य कला के प्रमाण मिलते हैं।
मंदिर निर्माण कला, तो मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ था उत्तर प्रदेश में। और गुप्तकालीन मंदिरों का प्रमुख साक्ष्य कहाँ पे है? देवगढ़ झांसी में, भीतरगांव कानपुर में, और भीतरी गाजीपुर में। तो यहाँ पे मंदिर निर्माण कला का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब आगे। मध्यकालीन स्थापत्य कला, तो मध्यकालीन स्थापत्य कला को दो प्रमुख शैलियों में विकसित किया गया है। ठीक है, एक सरकी शैली और एक मुगल शैली, जिसे आगरा शैली भी कहा जाता है। सरकी शैली का सर्वोत्तम, सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना जो है वह अटाला मस्जिद जौनपुर में है। अब मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना ताजमहल। ये दोनों का उदाहरण भी आप लोगों ने देख लिया। अब आधुनिक स्थापत्य कला उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। तो आधुनिक स्थापत्य कला की प्रमुख शैली जो है लखनऊ शैली है, जो और लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना कौन सा है? तो इमामबाड़ा, या लखनऊ शैली पर बना हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब चित्रकला देखते हैं उत्तर प्रदेश का। ये वो पूरा हुआ सांस्कृतिक स्थापत्य कला। ठीक है, अब चित्रकला देखते हैं। ये देखिए, प्रदेश में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण शैलाश्रयों यानी कि चट्टानों एवं गुफाओं से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, मुख्य स्थल कौन सा है? मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में। मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में चित्रकलाएं ज़्यादा मिलती हैं। और मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में कौन सा है? सोनकढ़ा और लिखनियाद्री, यहाँ पे चित्रकलाएं मिलती हैं। उसके बाद कहाँ पे मिलती हैं? तो मानिकपुर में, जोगीमारा में, होशंगाबाद में, रायगढ़ में। तो इन स्थानों पर भी शैल गुफाओं की दीवारों पर आदिम चित्र बने हुए हैं, इन सब पे भी ये जो है। ठीक है, तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है। अब देखते हैं मध्यकाल में। तो देखिए, मध्यकालीन चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ। तो मध्यकाल में निम्न चित्रकला शैलियाँ विकसित हुई। पहला, मुगल शैली, जिसे आगरा शैली कहते हैं। दूसरा, मथुरा, जिसे ब्रज शैली भी कहा जाता है, मथुरा शैली और ब्रज शैली भी कहा जाता है। तीसरा, बुंदेली शैली। तो देखिए, मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी थी हुमायूं ने। और मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जहांगीर का काल था। मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण काल था वो जहांगीर का काल था। काशी नरेश के संरक्षण में विकसित प्रमुख शैलियाँ कौन सी थी? तो अपभ्रंश शैली और कंपनी शैली, ये दोनों जो काशी नरेश थे उनके संरक्षण में विकसित की गई थी। अब आगे देखते हैं। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैली। देखिए, वास्तु शैली, टेपा शैली, इसे लखनऊ शैली भी कहा जाता है। तो लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन थे? तो असीत कुमार हलदार, असीत कुमार हलदार। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत जो कि ललित मोहन सेन ने किया था। ठीक, चमन सिंह ने चित्र एवं मूर्ति कला का 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। तो चित्र और मूर्ति कला पर 50 से अधिक पुस्तकें किसने लिखी हैं? तो चमन सिंह ने। अब आते हैं शास्त्रीय गायन पे। उत्तर प्रदेश का चित्रकला हो गया, ये शास्त्रीय गायन एवं वादन। तो देखिए, मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार। तो मध्यकाल में संगीत का अत्यधिक विकास हुआ था मध्यकाल में ही। और प्रमुख संगीतज्ञ कौन कौन थे? तो देखिए, स्वामी हरिदास, कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, मातंगम, अभिनव गुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, आदारंग, सदारंग, वाजिद अली शाह, तानसेन, बैज, बाबरा। तो देखिए, अमीर खुसरो का योगदान क्या है?
उत्तर प्रदेश में, तो देखिए अमीर खुसरो का योगदान जो कि शास्त्रीय गायन में क्या है, तो देखिए ईरानी और फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण इन्होंने किया था। कव्वाली, तराना, कौल, कलवाना कौल कलवाना शैली की खोज भी अमीर खुसरो ने किया था। तबला व सितार के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को जाता है। मंदिर संगीत परंपरा, मंदिर संगीत परंपरा देख लेते हैं। तो मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना की पद्धति की शुरुआत वल्लभाचार्य ने की थी। तो जो मंदिर में जो अर्चना होता है, आप लोग देखे होंगे, पूजा पाठ होता है, जो उसकी शुरुआत किसने की थी, तो वल्लभाचार्य ने की थी मंदिरों में। आगे देखते हैं स्वामी हरिदास ने क्या इनका उपाधियां। देखिए, तो प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति और संगीतज्ञ भी थे, यह कृष्ण भक्त थे और संगीतज्ञ भी थे। संगीतबद्ध एवं रचनाएं इनकी कौन सी हैं, श्री केलीमाल, अष्टादश पद, इनका जो कि रचनाएं हैं संगीत में। इनका निवास स्थल कहाँ था, तो निधिवन वृंदावन में। इनका जन्म हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। यह ध्रुपद ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किया था। प्रसिद्धि इनकी क्या है, तो ध्रुपद गायन में इनकी प्रसिद्धि है। इनके शिष्य कौन है, तो तानसेन, बैजू, गोपाल सहित 8 शिष्य इनके हैं। ठीक है, तानसेन पे देख लेते हैं हम तानसेन के बारे में। तो ये अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। इनका जो मूल स्थान है वो ग्वालियर था। पारंगत थे किसमें, तो ध्रुपद शैली में, राग दीपक में और वीणा वादन में। बैजू बावरा को देख लेते हैं। तो इसका वास्तविक नाम क्या था इनका, तो बैजनाथ। मूल क्षेत्र इनका क्या था, गुजरात। विशेष दक्षता राग मेघ में इनका विशेष दक्षता थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए ख्याल गायिका, तानसेन के जो दामाद थे हाजी सुल्तान ने ख्याल गायिका को नया रूप दिया। बड़े ख्याल का प्रवर्तन करने वाला जौनपुर का सुल्तान सुल्तान हुसैन देखिए सुल्तान हुसैन सरकी था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने, तो देखिए कौन कौन से हैं, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर, किराना जो कि मुजफ्फरनगर में है, अतरौली घराना जो कि अलीगढ़ में, खुर्जा घराना जो कि अलीगढ़ में है। तो अतरौली और खुर्जा अलीगढ़ में है। अब देखिए लखनऊ घराना के बारे में देख लेते हैं। तो संगीत की दृष्टि से स्वर्णकाल, लखनऊ घराना का जो संगीत की दृष्टि से सबसे स्वर्णकाल कौन सा था, तो वाजिद अली शाह के काल का था। इस काल में अत्यधिक लोकप्रिय शैली तो ठुमरी ठुमरी थी। ठुमरी की बंदिशें तैयार की किसने, तो वाजिद अली शाह। इनका उपनाम क्या था, अख्तर पिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लखनऊ के मियाँ गुलाम नबी सौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था। दरबारी कलाकार कौन कौन थे, तो बिंदादीन कथक के दरबारी कलाकार थे, कथक में थे। और कुदऊ सिंह पखावज। कथक एवं संगीत देख लेते हैं हम लोग। कथक जो कि उत्तर प्रदेश में है। देखिए, तो कथक नृत्य में डुमरी गायन का समावेशन अवध के बिंदादीन ने किया था। वाद्य संगीत घराने वाद्य संगीत घराने शाहजहांपुर एवं इटावा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। अजराड़ा घराना तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मेरठ में है। लखनऊ तबला घराना की सूत्रपात किसने किया था, तो मोटू खां और बक्सो खां ने किया था। वाराणसी तबला घराना का सूत्रपात पंडित राम सहाय ने किया था।
तो देखिए आधुनिक शास्त्रीय गायन के पिता उस्ताद फयाज खान ने किया था। आधुनिक शास्त्रीय गायन के पिता देखिए आधुनिक शास्त्रीय गायन के पिता उस्ताद फयाज खां को कहा जाता है। इनकी उपाधि आफ्ताब ए मुस्की, संगीत का सूर्य इनको कहा जाता है। आफ्ताब ए मुस्की, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए कजरी, चौलर, कराही, गौरी, पूर्वी, कहरवाम, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लोरकी, चैता, फगुआ, जोगीरा, विदेशिया, सोहर, बधाई गीत, कव्वाली। उपयुक्त लोकगीत पूर्वांचल क्षेत्र में से संबंधित है। ये लोकगीत बस कुछ ही आपको याद करना है, ज़्यादा नहीं याद करना है। जैसे जो कि देखिए कहरवां, ये ये सब इम्पोर्टेंट है। ये पूर्वी उर्वी तो ये तो आपको पता ही होगा जो कि रहते होंगे। कराही, ये याद कर लेंगे। चौलर याद कर लेंगे। कजरी तो आपको पता ही होगा। लोरकी याद कर लेंगे। चैता, फगुआ, जुगीरा, विदेशिया, ये सब, सोहर, ये सब तो होता ही है। ये सब तो नॉर्मल पता ही होता है। तो कुछ ही आपको याद करना है, ठीक है, 4-5, बाकी आपको पता ही होगा। देखिए तो हम बिरहा के बारे में देखते हैं। बिरहा सामान्यतः पूरे प्रदेश में गाया जाता है, विशेष रूप से पूर्वांचल क्षेत्र में। कजरी गीत की विशेष क्षेत्र मिर्जापुर, वाराणसी है। अवध क्षेत्र में निम्नलिखित लोकगीत प्रचलित है, कौन सा? तो देखिए अवध क्षेत्र में पहले हम लोग देखे थे पूर्वांचल, अब अवध क्षेत्र में देखते हैं। बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत और कव्वाली, ठीक है। ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज मल्हार, ब्रज मल्हार, पटका, समाज गायन, ये सब ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? तो ढिमरियाई, ढिमरियाई, चंगेलिया, कुहाई, आल्हा, राछरा, दीवारी, हरदौल, पमवारा, इसुरी फाग, तकरार गीत, कव्वाली, भजन, पूरन भगत, निर्गुण, पचरा, भर्तृहरि। आला सामान्यतः पूरे प्रदेश में प्रचलित है, विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में। सामान्यतः पूरे गाया जाता ही है आला, लेकिन विशेष तौर पे बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए पश्चिम क्षेत्र में क्या गाया जाता है, कौन सा लोकगीत है? तो देखिए रागनी, ढोला, लावनी, गुजरी, गुजरी, बन्ना, कव्वाली, भजन, निर्गुण, पूरन भगत, भर्तृहरि। निम्न गीत मुख्यतः भक्तों और साधुओं द्वारा गाए जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। अब शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक, ठीक है। तो कथक के प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? लखनऊ घराना और वाराणसी बनारस घराना। देखिए ये लखनऊ है। लखनऊ घराने के प्रमुख कथक नृत्य नृत्य कर देखिए कौन कौन से हैं। लखनऊ घराने के प्रमुख कथक नृतक कौन कौन से हैं? पहले हैं बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज जिनको बैजनाथ मिश्र कहा जाता है, कालका महाराज, प्रछन्न महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, रोमिता दास
पायल उपाध्याय, परख मदान, द्विपायन दास, तनुश्री। ये हैं लखनऊ घराने के प्रमुख नर्तक। अब आगे देखते हैं वाराणसी घराने के प्रमुख नर्तक। तो देखिए वाराणसी घराने के प्रमुख नर्तक तो पंडित शिवनंद मिश्रा, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सितारा देवी, अलख नंदा। ये है वाराणसी घराने के कथक नृतक। ये ज़्यादातर पोज देता है, ठीक है, इसीलिए मैंने जितने भी नृतक हैं उनको शामिल किया है। इसका जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के पेपर दें, यूपीपी चाहे एसआई का दें, चाहे लेखपाल का दें, चाहे पेट का दें, किसी का भी दें यूपी से रिलेटेड, ये सब आते ही है, ठीक है। चलिए अब लोक नृत्य देखते हैं, प्रमुख लोक नृत्य। तो देखिए हम क्षेत्रवाइज देखेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए तो चंगेलिया, चंगेलिया, ढिमिराई, शैतान नृत्य, जवारा नृत्य, ख्याल नृत्य। जो ख्याल नृत्य है वो पुत्र के जन्मोत्सव पर गाया जाता है। कुम्हराई नृत्य कुम्हारों द्वारा गाया जाता है। सैरा, सौरा, सायरा यह फसल काटते समय गाया जाता है। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में घोड़े द्वारा मांगलिक अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। देखिए ऊपर मैंने गाया गया कह दिया है, नृत्य होगा। देवी नृत्य जो है और राई नृत्य, महिलाएं जन्माष्टमी पर यह नृत्य करती हैं। राई नृत्य महिलाएं जन्माष्टमी पर करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए पाई ठंडा या डांडिया जैसा यादव समाज द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। दीवारी, मौनिया और बरेदी यह दीपावली में लाठी डंडे से यह नृत्य की जाती है। कनारा नृत्य धोबी समाज द्वारा किया जाता है। ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो कीर्तन नृत्य यह भक्त परंपरा एवं मृदंग मिराजी मृदंग मजीरा द्वारा किया जाता है। देखिए ब्रज क्षेत्र में और कौन सा नृत्य है। नरसिंह नृत्य यह नरसिंह चतुर्दशी के पर की जाती है। रास नृत्य एवं रास लीला नृत्य, रासक दंड नृत्य, मयूर नृत्य या मयूर पंख पहनकर नृत्य की जाती है ब्रज क्षेत्र में। झूला नृत्य या श्रावण मास में ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। चरकूला नृत्य या देखिए 108 दीपों को, देखिए 108 दीपों का पिंजरा जो होता है वो सिर पर लेके नृत्य की जाती है, चरकूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में। घड़ा नृत्य एवं लठमार होली नृत्य यह बरसाना में, ये तो फेमस ही है नंदगांव में। पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखिए नटवरी नृत्य अहिर समाज के लोग करते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में। कटघोड़वा नृत्य यह कृत्रिम घोड़ा बनाकर, ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र में नृत्य होता है। झूमर नृत्य ये महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर की जाती है। गोड़ऊ नृत्य यह हास्य प्रहसन प्रधान नृत्य है। डोमकच नृत्य यह डोम समाज द्वारा किया जाता है। विदेशिया नृत्य या पति विदेश जाए उस पर नृत्य होता था पहले, अभी भी कई जगह होता है। देखिए शिव बारात नृत्य या भूत प्रेत के रूप में होता है हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में।
ढिंडिया नृत्य, मटके में दीप लेकर यह नृत्य की जाती है। नटुआ नृत्य, यह द्वार द्वार जाकर नृत्य की जाती है। धोबिया नृत्य धोबी समाज द्वारा की जाती है। कहरौंगम, देखिए कहरौआ नृत्य है जो वो कहार समाज द्वारा की जाती है। नकटौआ नृत्य नकटौरा नृत्य, यह महिलाएं एवं महिलाएं जो है पुरुष पुरुष भेष में यह नृत्य करती हैं। अवध क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। तो फरुआई नृत्य यादव समाज द्वारा, ठीक है, घुंघरू और लाठी सहित की जाती है। यह घुंघरू पैर में और लाठी सहित यह नृत्य फरुआई कही जाती है। बधाई नृत्य राम जन्मोत्सव पर की जाती है। जोगनी नृत्य यह रामनवमी पुरुष स्त्री वेश में करते हैं, ठीक है। बहुरूपिया नृत्य, यह भिन्न रूप धारण कर यह नृत्य की जाती है। ढिढिया नृत्य, यह मटके के साथ दोआबा क्षेत्र में की जाती है। नौवा झाखड़ नृत्य एवं टफला नृत्य, सुराही नृत्य, ये अवध क्षेत्र में की जाती है। मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र का नृत्य देख लेते हैं हम लोग। तो कर्मा नृत्य यह जनजातीय समाज द्वारा की जाती है। ढरकहरी नृत्य और ठडिया नृत्य सरस्वती सरस्वती चरणों में यह नृत्य की जाती है। चौलर नृत्य अच्छी वर्षा एवं फसल हेतु यह नृत्य चौलर नृत्य की जाती है। कहाँ पे? मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में। सैला एवं सैरा नृत्य, यह युवक घुंघरू मोर पंख पहनकर ये करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पश्चिम में देख लेते हैं। तो पश्चिम देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य रागनी नृत्य एवं गुजरी नृत्य, यह घाघरा पहनकर की जाती है, गुजरी नृत्य। अब लोक नाट्य देख लेते हैं, ठीक है, जो नाटक होते हैं वो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में। तो देखिए जो प्रचलित हैं वो कौन कौन से हैं? रामलीला है, रासलीला है, नौटंकी है, ठीक है। तो देखिए क्षेत्र कौन कौन सा है? देखिए रामनगर काशी में रामलीला होता है, प्रयागराज में रामलीला होता है, ब्रज क्षेत्र में रासलीला होता है, अयोध्या में रामलीला होता है, हाथरस में नौटंकी होता है, कानपुर में नौटंकी होता है। तो यह है लोक नृत्य। इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है, स्ट्रैटेजी के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के हम मेला और उत्सव देख लेते हैं। तो देखिए कुंभ और स्नान मेला, देखिए महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है जो कि प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता है। कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष पे लगता है महाकुंभ के बाद प्रयागराज में। माघ मेला जो कि प्रति वर्ष लगता है प्रयागराज में, जो कि प्रयागराज में रहते होंगे उन लोग को पता होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं पशु देखिए पशु व ग्रामीण मेला। पशु व ग्रामीण मेला देखिए, ककोरा मेला जो है रुहेलखंड का मिनी कुंभ बदायूं में लगता है। रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है इसको, ककोरा मेला को, ये याद रखिएगा। रुहेलखंड का मिनी कुंभ किसे कहा जाता है? तो ककोरा मेला को। बटेश्वर मेला यह पशु मेला है जो कि कार्तिक शुक्ल द्वितीय को लगता है आगरा में। ददरी मेला यह पशु मेला है जो कि कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। यह कहाँ का है? बलिया का, ठीक है। बलिया लिख लीजिएगा, आप लोग छूट गया है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं हम लोग, नदी घाट देख लेते हैं। नदी घाट मेला जो कि घाटों पे लगता है। रामनगरिया मेला गंगा तट पर होता है फरुखाबाद में। गढ़ गंगा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर गुड़मुक्तेश्वर हापुड़ में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला देख लेते हैं हम लोग। नौचंदी मेला चैत मास में 1 महीने के लिए लगता है मेरठ में। सरधना मेला नवंबर में लगता है सरधना मेरठ में। सीकरी मेला मोदी नगर में लगता है, ठीक है। बसंत नौचंदी मेला बसंत पंचमी पर लगता है लखनऊ में। फाल्गुन मेला
रामपुर में लगता है, ठीक है। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति पर बरेली में लगता है। तिगरी मेला अमरोहा में लगता है। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में लगता है, ठीक। अब अयोध्या और मथुरा क्षेत्र में ज्यादातर मेला लगते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, हाँ, देखिए अयोध्या और मथुरा मेला में क्षेत्र में जो मेला लगता है वो देख लेते हैं। चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। दीपोत्सव मेला राजकीय मेला यह है, अयोध्या में लगता है। झूला मेला जो कि श्रावण में लगता है, मथुरा अयोध्या दोनों में लगता है। देव छठ श्रावणी जन्माष्टमी मेला मथुरा में लगता है, वही देव छठ है, दाऊद जी में लगता है जो कि मथुरा में है। हरिदास जयंती मेला निधिवन वृंदावन में लगता है जो कि मेरा मथुरा में है। मुड़िया पूनो मेला जो कि गोवर्धन में लगता है, वो भी मथुरा में है। अब अन्य मेला देख लेते हैं हम लोग। देखिए देवा शरीफ मेला कार्तिक में लगता है, बाराबंकी में बहुत फेमस है। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है, जो लोग बहराइच में रहते होंगे उन लोग को पता होगा। शाकंभरी देवी मेला नवरात्र पे लगता है सहारनपुर में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति पर गोरखपुर में लगता है। रामायण मेला जो है अयोध्या चित्रकूट और श्री वेंगपुर में लगता है। आप कमेंट करके बताइए श्रृंगवेरपुर कहाँ पे है। श्रृंगवेरपुर कहाँ पे है, कमेंट करके बताइए। ध्रुपद मेला वृंदावन वाराणसी में लगता है। विंध्याचल देवी मेला जो कि राजकीय मेला है, कहाँ पे लगता है, मिर्जापुर में। चलिए अब आगे देखते हैं। देवी पाटन मेला राजकीय मेला है जो कि बलरामपुर में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है। कजली मेला चरखी गोवर्धन नाथ जू मेला, देखिए चरखारी, देखिए कजली मेला या चरखारी गोवर्धन नाथ जू मेला महोबा में लगता है। परिक्रमा मेला फाल्गुन में लगता है, में नैमिषारण्य में लगता है। ललित सॉरी ललिता देवी मेला राजकीय मेला है जो कि नैमिष सीतापुर में लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला मकर संक्रांति पे लगता है, खीरी में। बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर बुलंदशहर में लगता है, अनूप शहर जो कि बुलंदशहर में है वहां पे लगता है। श्रावणी मेला संकीसा में लगता है। नखकटैया मेला जो कि दशहरा पे लगता है, वाराणसी में चितगंज में। रथ यात्रा मेला वाराणसी में लगता है। सोरो मेला कासगंज में लगता है, ठीक है। और देख लेते हैं विशेष तथ्य में दो, ये देखिए प्रदेश में सर्वाधिक मेला जो कि मथुरा में लगता है और सबसे कम मेला पीलीभीत में लगता है, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव देख लेते हैं। आगरा से संबंधित महोत्सव है ताज महोत्सव, फरवरी में लगता है। मुगल संस्कृति एवं भारतीय कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पे की जाती है। 16 कुल महोत्सव जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यह ठीक है। 16 कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है जो कि आगरा में लगता है। राम बारात उत्सव यह भी आगरा में लगता है। लखनऊ में क्या लगता है, लखनऊ महोत्सव जो कि अवध की कलाओं एवं संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है यहाँ पे। वाराणसी में काशी में क्या लगता है, तो वाराणसी महोत्सव जो कि भारतीय दर्शन ज्ञान व संस्कृति पर आधारित लिटरेरी फेस्टिवल है, ठीक है। देव दिवाली उत्सव राजकीय मेला है, बहुत ही अच्छा तरीके से मनाया जाता है ये, ठीक है। त्रिपुर राक्षस वध के स्मृति में यह देव दिवाली मनाया जाता है, ठीक है। जो देव दिवाली मनाया जाता है वाराणसी में, जो त्रिपुर राक्षस था इसके वध पर यह उसी के स्मृति में मनाया जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अखिल भारतीय व्यास समारोह सॉरी अखिल भारतीय व्यास समारोह उत्तर प्रदेश, ये भी वाराणसी में ही मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए वाराणसी में कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं आगे देख लेते हैं हम लोग।
तो देखिए, अखिल भारतीय अखिल भारतीय व्यास समारोह उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्था द्वारा यह मनाया जाता है वाराणसी में। गंगा महोत्सव गंगा दशहरा पे मनाया जाता है वाराणसी और प्रयागराज दोनों पे मनाया जाता है। चिता भस्मी होली महोत्सव कहाँ पे? मणिकर्णिका घाट पे मनाया जाता है। बुद्ध महोत्सव सारनाथ में मनाया जाता है। रथ यात्रा मेला एवं नक कटैया मेला दशहरा पर मनाया जाता है, वो भी वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है, वाराणसी में, वाराणसी में। ठीक है, प्रयागराज प्रयागराज में देखिए, गंगा महोत्सव त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में वोट क्लब में यह मनाया जाता है प्रयागराज में। प्रयाग उत्सव गंगा वाटर रैली उत्सव ये प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये गंगा महोत्सव तो थोड़ा सा कॉमन है। त्रिवेणी आपको पता ही होगा। आपको अगर याद रखना है इसमें, तो ये थोड़ा सा गंगा वाटर रैली उत्सव ये अलग है, इसको याद कर सकते हैं। कानपुर कानपुर में क्या होता है? तो बिठूर गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये इटावा में सफाई महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे होता है। गोरखपुर में गोरख महोत्सव गोरखपुर विश्वविद्यालय में मनाया जाता है। झांसी में झांसी महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है, आयुर्वेदिक महोत्सव है यह। कन्नौज में कन्नौज महोत्सव इत्र एवं सांस्कृतिक परंपरा को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। मथुरा क्षेत्र में ब्रज क्षेत्र में तो देखिए, छड़ी मार होलिको उत्सव गोकुल में मनाया जाता है। लठमार होलिको उत्सव एवं रंगोत्सव राजकीय यह मतलब महोत्सव है, बरसाना और नंदगांव में होता है। होरंगा होलिको उत्सव दाऊ जी में मनाया जाता है। फालेन फालेन होलिको उत्सव फालेन गांव में प्रहलाद परंपरा पर यह मनाया जाता है। यमुना महोत्सव चैत्र छठ और विश्राम घाट पर मनाया जाता है। कृष्णोत्सव यह भी मथुरा में मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में देख लेते हैं क्या क्या मनाया जाता है। देखिए, तो सरयू महोत्सव दीपोत्सव जो कि राजकीय है, अयोध्या में होता है। अन्य महोत्सव देख लेते हैं हम इन सब के बाद। सोन महोत्सव सोनभद्र में, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, कबीर उत्सव मगहर महोत्सव मगहर में संत कबीर नगर, सरधना महोत्सव मेरठ में, शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, कमीपिल कमीपिल उत्सव जैन मंदिर जो कि फरुखाबाद में मनाया जाता है। अमीर खुसरो महोत्सव पट, पटियाली कासगंज में। देखिए, कौमी एकता सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तो यह देखिए, यह 19 से 25 नवंबर के बीच में कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम चलचित्र एवं जनसंचार। तो राज्य में टीवी सेवा देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में टीवी सेवा की शुरुआत 1975 में की गई थी। प्रारंभिक केंद्र इसका कहाँ था? लखनऊ। भारतीय सिनेमा देख लेते हैं। तो भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक जो बीपी मिश्रा थे, उनका मूल निवास स्थान कहाँ पे है? देवरिया। ठीक है, तो जो लोग देवरिया में रहते हैं उनके लिए ये है। आप लोग बता सकते हैं कि भाई जो भारत में पहली जो बोलती फिल्म थी आलम आरा, उसके जो निर्देशक हैं वो देवरिया के मूल मूल निवासी हैं। ठीक है, उनका मूल स्थान था वहीं पे। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में फिल्म नीति देखिए, प्रथम फिल्म नीति 2001। ठीक, और नई फिल्म नीति 2018 एवं 2023 में आई।
अब आगे देखते हैं हम लोग। अब भाषा और बोली देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। तो राजभाषा संबंधी तथ्य। उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था अक्टूबर 1947 में। प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया। कार्यालयों में जो राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया 26 जनवरी 1968 में। उर्दू को सात उर्दू को 7 प्रयोजनों हेतु राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई थी 1989। ठीक है। अभी हिंदी के उपभाषाएं देख लेते हैं जिसकी संख्या 5 है। देखिए पहली है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी के। और देख लेते हैं पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती उपभाषाएं आती हैं, पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, बिहारी में कौन कौन से, और राजस्थानी हिंदी में। चलिए तो देखिए पश्चिमी हिंदी जो है इसमें जो बोलियां आती हैं वो 5 आती हैं। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ये 5 पश्चिमी हिंदी में आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कमायूनी, सॉरी कुमायूनी। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही। राजस्थानी हिंदी में देखिए मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। अब आगे देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियां। देखिए खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, भोजपुरी, ये उपबोलियां हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए खड़ी बोली के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसका विकास शौर सैनी से हुआ था, शौर सैनी से। अन्य इसके नाम कौन से हैं, कौन कौन से नाम है? तो कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी और सरहिंदी। वर्तमान साहित्य हिंदी एवं उर्दू दोनों खड़ी बोली पर आधारित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? तो देखिए पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद, संभल, रामपुर। ठीक है। ये मैप पे आप लोग देख सकते हैं, अगर मैप आपको याद होगा तो आप लोग को पता हो जाएगा कि किस क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है। जो मैप है ये देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है ऊपर। अब आगे देखते हैं। ब्रज भाषा देखते हैं। ब्रज भाषा का विकास जो कि ये भी शौरसेनी से हुआ था। इसका क्षेत्र क्या है? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और बरेली। कन्नौजी, तो कन्नौजी एवं ब्रज भाषा काफ़ी समानता है। कन्नौजी और ब्रज भाषा में काफ़ी समानता है। इसका क्षेत्र क्या है? कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, कानपुर देहात, कानपुर। अवधि देख लेते हैं। इसका विकास अर्धमागधी से हुआ था। ठीक है। इसकी उपबोलियाँ बैसवाड़ी, मिर्जापुरी और बनौघी, बनौधी, बनौधी। क्षेत्र इसका कौन सा है? अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और मिर्जापुर। आंशिक रूप से मिर्जापुर है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं भोजपुरी। ठीक है। यह मागधी से इसका विकास हुआ है। ठीक है। इसका मुख्य केंद्र भोजपुरी, बिहार और प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली उपबोली है यह। ठीक है।
इसका क्षेत्र कौन सा है? तो मिर्जापुर है, चंदौली है, संत कबीर नगर है, वाराणसी है, जौनपुर है, गाजीपुर है, मऊ है, बलिया है, आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है, देवरिया है, कुशीनगर है, गोरखपुर है, महाराजगंज है, संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है। तो यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। बुंदेली, इसकी शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र कौन सा है? तो झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, हमीरपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है। ठीक है, बघेली देख लेते हैं हम लोग। विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका मुख्य अंत रीवा, मध्य प्रदेश। इसका मुख्य केंद्र है रीवा, मध्य प्रदेश। प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली उपबोली है यह। एक सबसे अधिक भोजपुरी, सबसे कम बघेली। और किस क्षेत्र में बोली जाती है? बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और मध्य प्रदेश से लगे जितने भी भाग हैं वहां पे बोली जाती है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, भाषा बोली संबंधी जो संस्थान और संगठन है उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, और कब स्थापित हुआ ये देखते हैं। तो देखिए, लखनऊ में क्या स्थित है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, जिसकी स्थापना 1976 में हुआ था, ये लखनऊ में है। देखिए, लखनऊ में ये सारे हैं। ठीक है, तो मैं बस बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, जिसकी स्थापना 1976 में हुआ था, यह भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना 1972 में हुआ था, ये भी लखनऊ में है। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, इसकी स्थापना भी 1976 में हुआ था। मौलाना आज़ाद स्मारक अकादमी गैर कानूनी है, सॉरी सॉरी, मौलाना आज़ाद स्मारक अकादमी जो है वो गैर सरकारी है, 1975 में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, इसकी स्थापना 1994 हुआ था। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, इसका स्थापना 1996 में हुआ था, जो कि लखनऊ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, इसकी स्थापना 1998 में हुआ था, ये भी लखनऊ में है। अब देख लीजिए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश जैन विदा शोध संस्थान, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सारे लखनऊ में है। तो आगे देखते हैं। प्रयागराज स्थित संस्थान, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुआ था, जो कि प्रयागराज में। हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ पे है? प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 1927 में हुआ था। भारतीय भवन पुस्तकालय, इसकी स्थापना 1889 में हुआ था, जो कि प्रयागराज में है। आगरा स्थित संस्थान केंद्रीय हिंदी शिक्षक मंडल, इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ कहाँ पे है? तो ये भी आगरा में है, और यह 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। वाराणसी स्थित संस्थान भोजपुरी भवन, देखिए भोजपुरी भवन 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, वाराणसी में है। राज्य हिंदी संस्थान, ये भी वाराणसी में है। अब आगे देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण संस्थान देख लेते हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर में है, ये फेमस है, ये तो बस इसका स्थापना आपको याद रखना है, 1923। संत कबीर नगर अकादमी मगहर, संत कबीर नगर में हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब केंद्रीय और राज्य स्तरीय कला और संगीत संस्थान जो भी हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, प्रयागराज में कौन कौन सा है? इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज है। ठीक है, प्रयाग संगीत सम्मेलन, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी प्रयागराज में। प्रयाग समिति संगीत समिति, प्रयाग संगीत समिति 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। निराला आर्ट गैलरी, जो लोग भी गए होंगे, आप जाइए यहाँ पे, ये भी प्रयागराज में है। जो लोग रहते हैं आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे। उत्तर मध्य
क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इसकी भी स्थापना 1985 से 1986 में हुआ था प्रयागराज में। पंडित विष्णु दिगंबर एकेडमी ऑफ म्यूजिक, इसकी भी स्थापना प्रयागराज में हुई है 1928 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। वाराणसी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्षेत्रीय इकाई है, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उपकेंद्र है यह, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी अभी प्रस्तावित है, यह भी वाराणसी में अभी बनेगा। अब अयोध्या में देख लेते हैं। अयोध्या शोध संस्थान, इसका स्थान कहाँ पे है तो तुलसी स्मारक भवन, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या में है। ठीक है, अब आजमगढ़ में देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, आजमगढ़ में देख लेते हैं तो हरि औध कला केंद्र आजमगढ़ में है। लखनऊ में देख लेते हैं हम लोग जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी तो 1996 में। राजकीय वास्तुकला विद्यालय, ये भी लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय, इसकी स्थापना 1911 में किया गया था, जो कि लखनऊ में है। भारत खंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, जो कि लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना 1963 में हुआ था, जो कि लखनऊ में। अब आगे देखते हैं। रविंद्रालय रविंद्रालय नाट्य अकादमी, रविंद्रालय नाट्य केंद्र, जिसकी स्थापना 1964 में हुआ था। ठीक है, हाँ, रविंद्रालय नाट्य केंद्र, इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। ठीक है, ये भी लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी, जो लोग लखनऊ में रहते हैं पता होगा, 1900 ये भी लखनऊ में है, जो कि 1975 में स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान, इसकी स्थापना 1988 एवं 89 में हुआ था, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एंड लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, ये कहाँ पे है, ये भी लखनऊ में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए, आपका क्लास समाप्त हुआ। यहाँ पे दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दो क्वेश्चन डाल दिया था हमने, इसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जब ये सीरीज खत्म हो जाएगा संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके, तो हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे पूरा। ठीक है, हर एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जिससे जितना मतलब वेटेज है एग्जाम में, उस हिसाब से उसका हम लोग देखेंगे। पीवाईक्यू भी उसमें शामिल होगा। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कोई ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन डाल दिया इसमें, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। और दूसरा है कथक नृत्य के प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? ठीक है, ये दोनों देखिए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, और दोनों के दोनों आसान क्वेश्चन डाल दिए इन लोगों ने। चलिए, फिर इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि यार संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके फ्री में पढ़ाया जा रहा है और एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि 2-3, मुश्किल से 3 से 4 क्लास और होगा,
मतलब स्टैटिक का। उसके बाद से हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। जून तक आप लोग को अच्छे से तैयार हो जाएगा स्टैटिक जीके, ठीक है। जून तक नहीं, मतलब जून तक तो पेपर है, लेकिन उससे पहले ही मुझे लग रहा है कि फरवरी लास्ट तक पूरा स्टैटिक जीके अब प्रैक्टिस के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस चैनल पे। तो चलिए इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, और अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करने के लिए भूलें, क्योंकि यहाँ पे फ्री में जीएस के सब्जेक्ट सभी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है।